पहला क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है। तो टेबल टेनिस की जो लंबाई है वो 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है वो 152.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी ऊपरी सतह फर्श से जो है 76 सेंटीमीटर ऊंची जो वो होती है। और इस खेल का जो आविष्कार है वो इंग्लैंड में हुआ था और टेबल टेनिस जो नाम है वो 1921 और 22 में अपनाया गया था। उसके बाद है कि नेपाल भारत में कहाँ स्थित है। तो भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक सुंदर जो देश है। उसके बाद है कि जो नेपाल है वह दक्षिण एशिया में स्थित है और यहाँ पर जो है वो 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और लगभग 30 मिलियन की आबादी के साथ भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सीमाएं साझा करता है। काठमांडू देश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा जो महानगरीय शहर है। उसके बाद है कि मेंढक की आवाज़ का नाम क्या है। तो मेंढक का टरटराना मशहूर है और आमतौर पर प्रजनन काल में नर मेंढक टरटराते हैं और ये आवाज़ें मादा को आकर्षित करने के लिए होती हैं। यानी कि मेंढक की आवाज़ को इंग्लिश में क्रोक जो कहा जाता है। उसके बाद है कि जिर्जियो मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है कि मृलिना साराभाई का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय कला से है। तो जो मृलिना साराभाई ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तकी है और साथ ही वो एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। उसके बाद है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। एक आभासी छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि यह तब तक बनती है जब परावर्तन किरणें या फिर अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। एक वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है और एक आभासी छवि हमेशा सीधी होती है। उसके बाद अगर हम दोनों की बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब की और आभासी प्रतिबिंब की, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब प्रकाश के आभासी प्रतिच्छेदन से बनते हैं। उसके बाद है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण की बात करें तो उसके समतल दर्पण, ठीक है जी, साधारण आवर्तक कांच हो गया, अवतल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। और जो आभासी है इसमें उदाहरण है आपके अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रतिबिंब के कुछ स्थानों पर बनने वाले प्रतिबिंब। नेक्स्ट है कि पत्तियों का हरा रंग, ठीक है जी, पत्तियों का जो हरा रंग है वो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वह आपका क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल एक विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करने और रासायनिक बंधन बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा को उचित मात्रा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट होता है। क्लोरोफिल सिर्फ नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है अर्थात सूर्य के प्रकाश से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम से यह शायद ही किसी भी हरे रंग की रोशनी को अवशोषित करता हो। इसलिए हरे रंग को हमारी आंखों में वापस परिलक्षित होता है। यही कारण है कि ये पत्ते हरे दिखाई देते हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम की बात करें तो नथिंग लाइक वोटिंग और आई वोट फॉर श्योर है। यह मतदाताओं को समर्पित है जो उनके मतदान की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति एक व्यक्ति की भावना एवं आकांक्षा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया। तो महमूद गजनबी के द्वारा।
यानी कि गुजरात के विराल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनबी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति जो लूटी और उसे नष्ट कर दिया।